नमस्कार। आज हम फाहियान का जो यात्रा वृत्तांत था उसके बारे में बात करेंगे। बौद्ध धर्म का प्रचार जब विदेशों में होना आरंभ हुआ तो इस धर्म में लोगों की अभिरुचि जागी। बौद्ध धर्म का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक विद्वान भारत आए। ऐसी विदेशी यात्रियों में पहला चीनी यात्री जो है वो फाहियान था। वह गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आया था और लगभग 399 ईस्वी से लेकर और 411 ईस्वी तक भारत में रहा। वह गोबी मरुदेश, खोतान, पामीर और स्वात को पार करता हुआ गांधार पहुंचा था। वहां से पेशावर होते हुए वह पंजाब पहुंचा तथा मथुरा, कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र, बनारस आदि नगरों में भी गया। प्रत्येक जगह उसने बौद्ध विहारों और स्तूपों का भ्रमण किया और बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। इन स्थानों का उसने आँखों देखा विस्तृत जो विवरण है वो प्रस्तुत किया। भारत वह स्थल मार्ग से आया था, लेकिन जब वह वापस गया तो समुद्री मार्ग से गया। लौटते समय उसने लंका और जावा की भी यात्रा की। चीन वापस लौटकर उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। हालांकि फाहियान का विवरण वेन्सांग के विवरण जितना विस्तृत नहीं है, फिर भी उसने तात्कालिक अवस्था, विशेषकर बौद्ध धर्म की अवस्था के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाती है। भारत आने के मार्ग में फाहियान की भेंट अनेक जगहों पर हीनयान और महायान संप्रदाय वालों के साथ हुई। शानचान नामक स्थान पर उसने 4000 हीनयानी बौद्ध भिक्षुओं को अध्ययन कार्य में रत देखा। तारतार प्रदेश और खेतान में बौद्ध धर्म काफ़ी उन्नत अवस्था में था। वहाँ के बौद्ध भिक्षु भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन में सदैव लगे रहते थे। खोतान में फाहियान के आगमन के समय लगभग 15,000 बौद्ध विहार थे। गांधार, तक्षशिला एवं पेशावर सभी जगहों पर बौद्ध धर्म की प्रधानता थी। पेशावर में उसने कनिष्क द्वारा बनवाए गए विशाल स्तूप को अपनी आँखों से देखा था। उस समय भी वह अच्छी अवस्था में था। नगरहार में फाहियान ने बुद्ध के अवशेषों पर बने स्तूपों को भी देखा। अफगानिस्तान में भी बौद्ध धर्म उन्नतशील अवस्था में था। वह दोनों संप्रदायों के लगभग 3000 बौद्ध भिक्षु थे। पंजाब तो बौद्ध भिक्षुओं से भरा हुआ था। हालांकि मथुरा वैष्णव धर्म का केंद्र था, फिर भी वहाँ करीब 20 बौद्ध विहार भी थे, जिनमें लगभग 3000 बौद्ध रहते थे। अन्य बौद्ध स्थल जैसे कि संकीशा, श्रावस्ती, वैशाली, राजगृह, नालंदा आदि की भी उसने यात्रा की। इनमें से अनेक स्थल अपना पुराना वैभव खो चुके थे, फिर भी बौद्ध धर्म विलुप्त नहीं हुआ था, बल्कि बौद्ध विहार एवं भिक्षु अभी भी विद्यमान थे। नालंदा अपने पूर्णता को अभी प्राप्त नहीं कर सका था। तामलुक एक प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र था। मध्य देश या उत्तरी भारत की तात्कालिक अवस्था के विषय में भी फाहियान ने लिखा है, लेकिन उसकी मुख्य अभिरुचि जो थी वो चूँकि धर्म में ही थी, इसलिए राजनीतिक या सामाजिक जीवन का उसका वर्णन बहुत स्पष्ट और सुनिश्चित नहीं है। फाहियान ने गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय या अन्य किसी राजा के नाम का उल्लेख तक नहीं किया है। प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा करते हुए फाहियान बताता है कि उस समय देश में सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था थी। राजा के अनेक अधिकार थे, परंतु वह प्रजा हित की भावना से काम करता था। उस समय प्रजा सुखी और संपन्न थी। राज्य की तरफ से प्रजा के व्यक्तिगत कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था।
राजा प्रजा की सुख सुविधा के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता था। आवागमन की सुविधा के लिए अच्छी सड़कों का निर्माण किया गया था। इन मार्गों पर यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह विश्रामालय बनवाए गए थे। वृक्षों के किनारे शीतल छायादार वृक्ष लगवाए गए थे और जल की भी व्यवस्था की गई थी। प्रमुख शहरों में निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था थी। लोगों को भ्रमण करने और अपनी इच्छा अनुसार निवास करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। कृषि की दशा बहुत ही अच्छी थी। कृषि के लिए मवेशी इत्यादि दान में भी दिए जाते थे। धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थानों को भूमि, घर और बाग बगीचे दान में दिया करते थे। प्रजा पर कर का बहुत ही कम भार था। उन्हें मुख्यतः भूमि कर ही देना पड़ता था। सरकारी कर्मचारियों को राज्य की तरफ से वेतन मिलता था। वे प्रजा को कष्ट नहीं दे सकते थे। अर्थव्यवस्था में कौड़ियों का प्रचलन था। अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए कठोर दंड की व्यवस्था थी। प्राण दंड तो नहीं दिया जाता था, परंतु अंग भंग की सजा अवश्य ही दी जाती थी। फाइयान के अनुसार मध्य देश के लोग बहुत ही धनी थे। वे सहनशील, शीलवान और चरित्रवान थे। वे विद्या प्रेमी और धर्म अनुरागी भी थे। वे एक दूसरे की सहायता करने को सदैव तत्पर रहते थे। धनी व्यक्ति शिक्षण संस्थाओं और धार्मिक संस्थाओं को भरपूर दान देता था। वे धर्मशालाएं इत्यादि भी बनवाते थे तथा वहां यात्रियों के भोजन और आवास की व्यवस्था करवाते थे। जीव हिंसा पर प्रतिबंध था। चांडालों के अतिरिक्त अन्य कोई भी पशुओं का शिकार नहीं करता था। राज्य में मधुशालाओं और बूचड़खानों का सर्वथा अभाव था। फलस्वरूप मांस और मदिरा के व्यवहार पर प्रतिबंध था। यहाँ तक कि लहसुन और प्याज का भी प्रयोग प्रतिबंधित था। ज़्यादा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के हुआ करते थे। वर्ण व्यवस्था की जटिलता इस समय तक अधिक बढ़ गई थी। चांडालों को अछूत समझा जाता था। सिर्फ वही आखेट कर सकते थे तथा मांस बेच सकते थे। उन्हें नगर और बस्तियों के बाहर ही रहना पड़ता था। जब उन्हें नगरों, बाजारों या बस्तियों में जाना पड़ता था तो वे लकड़ी बजाते हुए चलते थे ताकि लोग उनकी छाया से बचकर रहें। चांडालों के अतिरिक्त मछुआरों और अन्य निम्न पेशे वाले व्यक्ति भी अस्पृश्य समझे जाते थे। फलस्वरूप वर्ण व्यवस्था इस समय तक कठोरतम हो चुकी थी। सभी व्यक्तियों को अपने वर्ण के अनुसार आचरण करना पड़ता था। फाइयान के अनुसार यह धार्मिक सहिष्णुता का युग था। धार्मिक क्षेत्र में लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। राज्य की तरफ से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। सभी धर्मों को समान आदर की दृष्टि से देखा जाता था। हिंदू धर्म भी उन्नत स्थिति में था। यह अनेक संप्रदायों में विभक्त था। यद्यपि फाइयान कहता है कि बौद्ध धर्म इस समय उन्नति के चरम शिखर पर था, परंतु अन्य स्रोतों से स्पष्ट हो जाता है कि यह काल बौद्ध धर्म की अवनति और ब्राह्मण धर्म के विकास का युग था। फाइयान ने पाटलिपुत्र का भी वर्णन किया है। वह लगभग 3 वर्षों तक यहाँ रहा। यहाँ उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक भारतीय ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। उसने यहाँ अशोक द्वारा बनवाए गए राजभवन को भी देखा। इससे वह इतना अधिक प्रभावित हुआ कि वह कहता है कि देवताओं ने पत्थरों को उठाकर दीवार और द्वार बनवाए और उनमें सुंदर खुदाई का ऐसा उत्कृष्ट काम किया कि संसार में किसी भी व्यक्ति का हाथ उसे करने में असमर्थ है। मगध इस समय भी धन धान्य से परिपूर्ण था। मगधवासी बड़े सहनशील और उदार विचार के थे। धनी और संपन्न व्यक्तियों की तरफ से नगर में अनेक अस्पताल और अनाथालय चलाए जाते थे, जहां जरूरतमंद लोगों की सहायता की जाती थी। पाटलिपुत्र का अस्पताल समूचे भारत में प्रसिद्ध था, जहां चिकित्सा के लिए लोग दूर दूर से आते थे। फाइयान ने पाटलिपुत्र में अशोक द्वारा निर्मित विहार और स्तंभ भी देखा था। वहाँ हीनयान और महायान संप्रदाय के 2 बौद्ध विहार थे, जिनमें करीब 600-700 भिक्षु जो हैं वो रहते थे। नगर में बराबर जुलूस इत्यादि निकला करता था।
फाहियान के इस विवरण से मध्य गुप्तयुगीन अवस्था के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ये सत्य है कि इस विवरण में धार्मिक पुट अधिक है, फिर भी अन्य साधनों से तात्कालिक राजनैतिक और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जो है इस पर प्रकाश पड़ता है और उसकी पुष्टि बहुत कुछ फाहियान के विवरण से हो सकती है। थैंक यू।